नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स जो अगस्त वाला है उसका इथिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। और आपको हम बता दें कि इथिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप रेगुलर टच में नहीं रहते हैं तो अंत समय में आपका दिमाग उतना कैपेबल नहीं हो पाएगा कि आप इथिक्स के केस स्टडी को सॉल्व कर सके, उसके कंसर्न स्टेक होल्डर्स को समझ सके और it will impact your overall marks in the paper। इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि इथिक्स भी आपका साथ के साथ क्लियर होता चला जाए। अगर एक महीने में 3-4 केस स्टडी 3-4 टॉपिक्स देख लेते हैं तो भाई 12 महीने में आपके 50 केस स्टडी के आसपास बन जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो टर्म्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो बहुत बार रिपीट होते हैं तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज कंटिन्यूटी बना के रखें केस स्टडी या फिर इथिक्स के टॉपिक्स को। लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ना है। टाइम है तो सबको साथ में लेकर बैलेंस कर कर हम चलेंगे। दैट शुड बी द गोल। ओके, इसीलिए हम केस स्टडी को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि आपके दिमाग में इंटर कर जाए और कभी भूल ना पाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम देते हैं आपके सामने। आपने पहले भी हमारे इथिक्स के वीडियोस को देखा भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हालांकि सुनने में तो काफी ज्यादा आसान लगता है। क्या है भाई इमोशनल इंटेलिजेंस? कि भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, उसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे कोई मुसीबत आ गई आपके पास तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? क्या आप प्रेशर लेकर हैंडल करेंगे या फिर आप समझदारी से हैंडल करेंगे? जनरली लोग प्रेशर ले लेते हैं। एग्जाम का समय आता है, एग्जाम नजदीक आता है तो पता चला कि भाई हमने ज्यादा रिवीजन किया नहीं, प्रेशर आ गया। उस प्रेशर के कारण क्या होता है, और ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं, हमारी रिवीजन और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो हमने एग्जाम रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिया। लेकिन ऐसे सिचुएशन आप कहीं वर्क कर रहे हैं तब भी, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तब भी आ सकती है, आप एक टीचर हैं तब भी आ सकती है, या फिर आप फैमिली रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं, वहां पर भी स्ट्रेस जैसे सिचुएशन आ गई तो भी वहां पर इन सब एथिकल वैल्यूज का रोल आ ही जाता है। ठीक है, तो हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताया। अब थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट समझते हैं। देखिए, आज के समय में जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी, मेनली किस पर फोकस करती है? कॉग्निटिव स्किल्स और इंटेलिजेंस के ऊपर। कि भाई जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है, वो भविष्य में काफी पैसा कमाएगा, ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं ना। अरे वो तो अच्छा जॉब है, उससे बढ़िया जॉब और कहाँ, उसको लेते हैं। इस प्रकार का कंपैरिजन होता है। अब ये जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं इसमें क्या आ जाता है, आपका एकेडमिक स्कोर कितना अच्छा है, आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं अपने रिलेटेड फील्ड्स के। उसके साथ साथ हो सकता है आप अच्छा रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेते होंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन योर माइंड्स, बिटवीन योर थॉट्स। है कि नहीं है? तो ये सब आपके कॉग्निटिव स्किल्स में आ जाते हैं, इंटेलिजेंस में आ जाते हैं। और फिलहाल के एजुकेशन सिस्टम में यही चल रहा है। लेकिन एक रीसेंट स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि भाई नॉन कॉग्निटिव स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स के एकेडमिक जर्नी में, जितना कि आपका ब्रेन इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आया वो है आपका ईक्यू वर्सेस आईक्यू, यानी कि इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस और फिर जो आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। ऐसे करके आप चीजें को समझ सकते हैं।
तो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? हमने आपको बताया कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, और आपका जो इन्फ्लुएंस है इमोशंस के ऊपर वो कैसा है। क्या आपको इमोशंस कंट्रोल करता है या फिर आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं? ओके, तो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में ध्यान रखना है कि आपको एक और क्वालिटी मिलती है कि आप दूसरे के इमोशंस को भी अच्छे से समझ पाते हैं। जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वो समझ जाएगा कि हाँ भाई, अगर वो पीड़ा में है तो क्या दिक्कत आ रही होगी, क्या समस्याएं वो फेस कर रहा होगा। अगर वो कोई डिविजेबल पर्सन है तो उसको उसकी फीलिंग समझ में आ रही होगी कि क्या दिक्कतें आती हैं एज ए पर्सन हैविंग द डिसेबिलिटी, क्या मेंटल स्ट्रेस आता है। तो ये सब क्लैरिटी इमोशनल इंटेलिजेंस के लोगों में होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू एवरेज है लेकिन ईक्यू अच्छा है, तब भी आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे अपने जीवन में। हो सकता है आप 5 करोड़ ना कमाएं, लेकिन आप जितना कमाएंगे बैलेंस रखेंगे अपने लाइफ को, अपने रिलेशंस को, अपने फैमिली को। और आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर जो आपका आईक्यू है? दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा आप ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करें। अब थोड़ा सा हम समझते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में। ये जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1990 बाय रिसर्चर्स लाइक जॉन मायर एंड पीटर सैलोवे। लेकिन इसको पॉपुलराइज किया गया था बाय फेमस साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन। ये नाम आपने सुना भी होगा। और जब भी आप आंसर लिखें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, मेक श्योर कि ये नाम आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि भाई ओरिजिन कहाँ से निकला इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएंगे। ओके, एंड अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, ज्यादा है, तो इससे उनका इंटरपर्सनल स्किल्स भी मजबूत होता है। इंटरपर्सनल मतलब हम किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं, है कि नहीं है। जैसे आप एक ऑफिसर बनेंगे तो कल को कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, लोगों के साथ कांटेक्ट करेंगे। तो भाई लोग आपकी बात माने और आप लोगों की बात सुने, यही तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। कोई भी स्कीम लागू करने गए, पता चला लोगों ने विरोध कर दिया, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं कि आपके पक्ष में लोग आ जाए। तो ये तो आपका इंटरपर्सनल स्किल पर ही निर्भर करेगा ना, कम्युनिकेशन स्किल पर, सोशल स्किल पर निर्भर करेगा। कहाँ से आएंगी ये चीजें? ये आएंगी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस से। और ये एक दिन की बात नहीं होती है, इसको डेवलप करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। इसीलिए तो हम एथिक्स पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसको डेवलप किया जा सकता है, इनकलकेट किया जा सकता है। इस बात को भी आप समझिए। तो इट विल लीड टू होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स में और क्या क्या आ जाते हैं। जैसे आपके अंदर अगर धैर्य की क्वालिटी है, जिसको हम ग्रिट भी कहते हैं, परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता, कि हमने कोई डिसीजन पर एक्शन लेने का निर्णय लिया तो हम लेंगे। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया, उसको क्रैक करने का निर्णय लिया, तो आप उसे करेंगे। बीच में रास्ते में खाई आ जाए, पत्थर आ जाए, फिर भी कोई फर्क ना पड़े, हम आगे बढ़ते रहें अपने गोल की तरफ। और इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है परसिवरेंस के। गौतम बुद्ध, उनको बाहरी दुनिया ने कितना प्रभावित किया होगा कि लौट आओ लौट आओ, लेकिन नहीं, उनका परसिवरेंस था टू नो द ट्रूथ। तो अल्टीमेटली उन्होंने सच्चाई का डिस्कवर किया, है कि नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप हमें दीजिए। बिल्कुल दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, डेप्थ में जाकर सोचिए। और क्या कोई एग्जाम्पल्स है? क्या महात्मा गांधी परसिवरेंस का एग्जाम्पल हो सकते हैं? क्या महावीर जैन परसिवरेंस का एग्जाम्पल हो सकते हैं? गुरु नानक जी हो सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए। फ्रीडम मूवमेंट की तरफ जाइए, इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ जाइए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप लिंक करिए सब्जेक्ट को। उसके साथ साथ एकेडमिक इंटरेस्ट
एंड वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू लर्निंग। अब सवाल उठता है कि फीचर्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, आप कैसे अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भैया हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं है। तो कुछ ग्राउंड है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा फील करिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप जब तक इसे अंदर जाने नहीं देंगे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है। अब एक है आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस, मतलब आप दुनिया से फाइट नहीं करते हैं, आप खुद से फाइट करते हैं, आप अपनी कमियों से फाइट करते हैं। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे उसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि भाई हमारे अंदर इस चीज की बीमारी चल रही है, उसका इलाज आप कैसे करेंगे, तो डाउट यही खड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर पर्सनल कॉम्पिटेंस जरूरी हो जाता है और सेल्फ अवेयरनेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सेल्फ अवेयरनेस से आप अपनी कमियों को जैसे 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 दूर करते चले जाएंगे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। दुनिया की आपको फिक्र उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अपने पर ट्रस्ट रहेगा। हमें अंडर कॉन्फिडेंस तभी महसूस होता है जब अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तभी तो हम अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। लेकिन जब आपके 4-5 दोस्त मिल जाएं तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस आने लगता है। क्यों? क्योंकि आसपास का जो माहौल है आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो कोई तो है, अकेला तो हम नहीं है, है ना। तो ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं, जल्दी आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये तो हमने बता ही दिया, ये सब सेल्फ अवेयरनेस आएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर बिहेवियर ऑन अदर्स, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे पर क्या पड़ रहा है, और दूसरा लोग जो कार्य कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आपके नेबर्स हो, तो उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ रहा है, ये भी आपका सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको रेगुलेट कैसे करें, सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा तरीका है, हमें पता चल गया कि ये इश्यू है, तो इसको मैनेज करेंगे हम खुद से कंट्रोल करके। जहां पर देखेंगे भाई हम बार बार मोबाइल टच कर रहे हैं, मोबाइल को लॉक अनलॉक कर रहे हैं, डिस्पाइट की हमें पता है कि हमारा हैबिट बनता जा रहा है, तो हम उसे रेगुलेट करेंगे, हम उसे कम करने का प्रयास करेंगे और वो हम हैबिट में चेंज करेंगे। बिकॉज ये सब ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर हैबिट का एक बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे हम हैबिट की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं चीजें मजबूत होने लगती है, चाहे सही चीजें हो या फिर गलत चीजें हो। और इसमें एक और खास बात है ओपन टू चेंज, यानी कि हम बदलाव के लिए एक्सेप्टेबल रहें, एडेप्टेबल रहें। जैसे आप बहुत सारे स्पीसीज को देखते हैं जो एडोप्टेबल होते हैं टू द क्लाइमेट चेंज, तो अपने आप को सरवाइव करते हैं, चैलेंजेस से गुजर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ईक्यू वाले पीपल होते हैं इनकी जो एडेप्टेबिलिटी पावर वो ज्यादा होती है रिलेटेड टू एनी थॉट्स और बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द हर्डल्स। हर्डल्स कुछ भी आए, आपकी दृढ़ निश्चितता है कि हाँ हमें उस चीज को हासिल करनी है, तो फिर आप हासिल भी कर लेंगे। उसके बाद है सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि आप देखते हैं कि समाज में क्या चीजें चल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, तो आप सोशल लेवल पर अवेयर हो जाते हैं। तो जो भी दिक्कतें हैं फाइंड आउट करके आप उसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करते हैं। इसमें एक्टिव लिसनिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि कोई भी व्यक्ति है जो आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जब आप उनके प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे। कल को लेट से आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप खुद एक डॉक्टर है, तो भाई पेशेंट की कंसर्न्स तभी आप सुन सकेंगे, ठीक कर सकेंगे, जब आप उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुने। अब पता चला कि पेशेंट अपना बात कह रहा है, डॉक्टर जो है मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है, तो फिर कॉन्शियसनेस से हम उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे और सॉल्यूशन भी हमारा हड़बड़ाहट वाला होगा, इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है ना। आप कुछ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाए, ये बनाने जाए,
तो वो आपके प्रॉब्लम्स को हो सकता है सुने ही ना, तो फील ही नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वो टाइमली सर्टिफिकेट बना के ना दे। ऐसा चीजें होती है। क्या आपने इन चीजों को ऑब्जर्व किया? आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद इसका तरीका क्या है? सोशल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। जैसे कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो भाई टीम स्पिरिट होना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें, ओके, अच्छे एक्शन से ले। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी एक अच्छा तरीका है। और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये सब चीजें तो आपके अंदर आनी ही चाहिए कि अगर कोई राइट्स हो गया, कल को कोई वायलेंस हो गया, नक्सल्स अटैक हो गया, जो भी आप देखते हैं, तो भाई रेजोल्यूशन कैसे करेंगे जब आपका सोशल कॉम्पिटेंस अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि ईक्यू एंड आईक्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम लोग बेसिक आपको बता दिया। इमोशनल क्वोशेंट एक प्रकार से जो क्वोशेंट हम यूज करते हैं चीजों को मापने के लिए, ठीक है, हम क्वोशेंट यूज कर देते हैं। तो जो इमोशनल क्वोशेंट है इसमें होता है आपका कि जो हमारे इमोशंस है उसको हम आइडेंटिफाई करें, और एक बार आइडेंटिफाई किया तो परसीव करें, और फिर रेगुलेट करें अपने इमोशंस को 5 डोमेन्स में। कैसे? सेल्फ अवेयरनेस होकर। आप थोड़ा सा लिंक करिए, गौतम बुद्ध ने क्या क्या बातें कही थी, तो क्या कुछ इसी तरीके से लिंक नहीं होता आपको नजर आ रहा है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, कि भाई अगर सोशल प्रेशर बोल रहा है कि शराब पी लो, तो क्या आप शराब पी लेंगे जबकि आप शराब पीते नहीं है? तो यहाँ हो गया आपका सेल्फ रेगुलेशन। कोई चार दोस्त मिलके बोलेगा भाई आज तो काफी सुनहरा मौका है, सिगरेट पी लो, तो क्या आप सिगरेट पी लेंगे? यहाँ पर आएगा आपका सेल्फ रेगुलेशन। उसके बाद इम्पैथी, गरीब के बारे में आपकी क्या राय है, क्या भावनाएं हैं, क्या आप उनकी प्रॉब्लम्स को महसूस करते हैं कि नहीं? तो फिर आप इमोशनल कोसेंट में अच्छे आएंगे। फिर सोशल स्किल्स है कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के इमोशंस को आप समझ पाते हैं कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि आप लोगों को कितना जल्दी अपने प्रभाव में ले आते हैं। एंड एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के पास सोशल स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि इनका काम ही है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। तो क्या आप इस बात से राजी हैं? उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आ जाए, आप काम रहते हैं, शांतिपूर्ण रहते हैं, आप चीजों को इम्पल्सिव एक्शंस के आधार पर नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस, चेतना के आधार पर देखकर उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आप समझिए कि भाई हो सकता है फैमिली में कुछ क्राइसिस आ जाए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ क्राइसिस आ जाए, तो प्रेशर में रहेंगे तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा बल्कि रास्ता भटका दिया जाएगा। ओके, तो इसीलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और ज्यादा स्ट्रेस हो जाना ये बेवकूफी वाली बात होती है, लेकिन फिर भी हम ये बेवकूफी करते ही हैं क्योंकि हैबिट का पार्ट है, जल्दी चेंज नहीं होता है। इसलिए तो बचपन से इन सब विचारधाराओं को, इन सब थॉट प्रोसेस को इनकलकेट कराना क्यों जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इन सब की बातें क्यों कही गई है? इसलिए कि बच्चों का जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा प्लेन होता है, कुछ भी इंसर्ट कराएंगे वो एब्जॉर्ब करेगा। व्हाइट क्लॉथ और उसमें कोई भी कलर दीजिए एब्जॉर्ब कर लेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए बचपन से इन सब थॉट प्रोसेस को इंटीग्रेट, इनकलकेट कराना जरूरी हो जाता है। उसके बाद देखिए, इट इज सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, लेकिन इसका एक खास बात यह है कि यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है। आपके अंदर ईक्यू कितना ज्यादा है कोई उसका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है, वो बेसिकली व्यक्ति खुद अपने पर्सनल टेस्ट से कर सकता है, बिहेवियर को जज करके, अवेयर होकर। उसके बाद देखिए कि जिसके पास ईक्यू ज्यादा रहेगा, ईक्यू अच्छा रहता है, तो जनरल वेलबींग, फैमिली रिलेशंस, अपने मैरिज रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, ये सब उनके अच्छे रहेंगे क्योंकि वो इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहा है, इम्पल्सिव नहीं हो रहा है कि भाई अचानक से सिचुएशन आया हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। ओवर रिएक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन। ओके,
तो इससे मेंटल हेल्थ आप शांत रहेंगे, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस कोशेंट की, तो ये आपके एकेडमिक स्किल्स, एकेडमिक स्कोर्स पर निर्भर करता है कि भाई आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर कितना प्रोडक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी क्या है, मेमोरी रिटेंशन पावर क्या है, साथ के साथ मैथ सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है। तो ये सब से आपका इंटेलिजेंट कोशेंट डिसाइड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको मेजर करने के लिए एक आपका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होता है, जो कि है आपका जनरल स्कोर्स या आईक्यू टेस्ट। डिफरेंट फील्ड्स में लिए जाते हैं, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि स्कूल्स में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके टेस्ट लिए जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पर हैं। उस हिसाब से आपको फिर काउंसलिंग की जाती है कि भाई आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ये सब चीजें हैं। ओके, उसके बाद देखिए, इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर एकेडमिक अचीवमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस। ये तो बात है ही, ये अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने सेमेस्टर्स एग्जाम्स में, प्लस आपका स्किल्स काफ़ी अच्छा है, तो जो कंपनी है वो आपको ही पिकअप करेंगे, क्योंकि कंपनी का तो मोटिव ही होता है कि भाई जो हमारे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्टिव रहे बंदा, है कि नहीं है। तो ऐसे करके आपका आईक्यू जो है वो डिफाइन होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ह्यूमन विदाउट इमोशंस, मतलब कंप्लीटली एब्सेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आईक्यू का मतलब क्या है, जैसे आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो भी तो भाई इंफॉर्मेशन का पूरा केंद्र है। अब उनके अंदर इतना ज्यादा हमने इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है कि पूरा इंफॉर्मेशन के आधार पर प्लस माइनस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके आपको एक सोल्यूशन दे देगा कि भाई ये है परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरली इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी पर वर्क करता है। ओके, तो ये हमने थोड़ा सा चीजें देखी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है इमोशन इंटेलिजेंस के एजुकेशन में। तो एक तो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर देता है। हो सकता है शुरुआत में आप एक सब्जेक्ट में कमजोर हो, आप थोड़ा सा लर्निंग कैपेसिटी में कमजोर हो, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो आप अपने आप को एम्पावर कर करके करत करत अभ्यास करके आप उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, उस सेक्टर में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि भाई चलो ठीक है, हमारे अंदर टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, तो हम तो अच्छा कर ही लेंगे कम समय में। एक होता है कि नेचुरल टैलेंट नहीं है, हम एवरेज पर्सन है, तो हम अभ्यास कर करके डाइवर्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स गेन करके चीजों को और इजी बना सकते हैं और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आपका डेवलप होगा, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को समझ पाएंगे, और समझ गए तो उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे, डिप्रेशन से बच सकते हैं। ओके, उसके बाद डेवलपिंग एम्पैथी एंड कंपैशन, किसी दूसरे के प्रति आपको दया भाव आने लगेगा और आप उनके प्रॉब्लम्स को अपना समझेंगे, टैकल करने के लिए आप जरूर आह्वान करेंगे अपनी तरफ से। क्या दर्शाता है ये कि आप एक इम्पैथी वाली भावना, कंपैशन वाली भावना रख रहे हैं। और तभी तो देखें कि ये सब ऐसी प्रिंसिपल्स हैं जो हर व्यक्ति के अंतर्गत नहीं होंगी, जो अच्छे पर्सनालिटी होंगे उन्हीं के अंदर ये चीजें आती है, क्योंकि वो चीजों को समझते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं। ओके, गौतम बुद्ध, इनका बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिए कि ज्ञान देते देते इन्होंने कितने को जागृत कर दिया होगा। आज भी इनकी महिमा गाई जाती है, सुनी जाती है कि नहीं है। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स टाउट जेंडर सेंसिटिविटी शेयरिंग थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद बेटर रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो टीम बिल्टअप अच्छा होगा, या फिर आप फैमिली रिलेशनशिप है या फिर मैरिज रिलेशनशिप है, तो आप इमोशंस के लेवल पर compete नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे कि हाँ भाई आपका भी ओपिनियन हमें अच्छा लगा, लाओ इंक्लूड करते हैं। अच्छा, इस ओपिनियन में ये कमी है,
ये सजेशन से लाओ इंक्लूड करते हैं, है कि नहीं है। और इसके लिए आपका लिसनिंग एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, आप इम्पैथेटिकली रेस्पॉन्ड करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करेंगे बाय एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। ओके, एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट ऑन मिस्टेक्स, ये एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि भाई बहुत बार क्या होता है कि हम गलतियां तो कर देते हैं, लेकिन जब उसको रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट करने की बारी आती है तब तो क्या बोलते हैं, नहीं हमने तो नहीं किया, नहीं मेरी तो गलती नहीं थी। जबकि हमें इंटरनल कॉन्शियंस ये बोल रहा है कि हाँ भाई तेरी ही गलती थी, लेकिन आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप अवेयर होके एक्शंस लेंगे। अदरवाइज आप गलतियों पर गलतियों को बाईपास करते चले जाएंगे और फिर बाद में यही आपके डिसीजन मेकिंग पावर को गड़बड़ कर देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इंश्योर सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म, ये तो बात है। उसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, हालांकि आप इसे लिखेंगे नहीं एग्जाम में बिकॉज पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स है। आप समझिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप समझ सकते हैं कि भाई एक तो वर्ल्ड में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, यूएसए चाइना कन्फ्लिक्ट, तो आप बहुत सारे को देखेंगे, या तो देश एक तरफ है या दूसरी तरफ है, लेकिन इंडिया रोल को बैलेंस करता है। यूएसए के साथ भी दोस्ती है, डिस्पाइट यूएसए का रशिया मतलब दुश्मन ही आप मान लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए वेस्ट एशियन कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन हमारे रिलेशन वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये होता है आपका। तो इट विल प्रोवाइड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर्स। अब बात आती है कि भाई तरीके क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकलकेट करने का। तरीके तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा आता है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। हम सुन लेते हैं, कहानियां समझ लेते हैं, लेकिन जब एक्शंस लेने की बात आती है तो सौ कॉस पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन लेने में घबराहट होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। देखिए, एक है आपका सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम, मतलब स्कूल करिकुलम में ये सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम चलाए जाए, जिससे आपका एम्पैथी बच्चों के बीच प्रमोट हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। और एक केस स्टडी भी है प्रेरणा एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल, जो वादनगर गुजरात में है। और ये एक सप्ताह का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, बच्चे आते हैं यहाँ रहते हैं और इंस्पिरेशनल लर्निंग से सीखते हैं, है ना, इंस्पायर होते हैं, पॉजिटिव जो डिसिप्लिन से वो सीखते हैं। ओके, बात इतना ही नहीं है, अब ये जो बच्चे आते हैं ना जाने कितने बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, है ना, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है। जब एक साथ आते हैं, टीम मेंबरशिप बनता है, डिस्कशन होता है, तो जो आपके मानसिक त्रुटियां हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली, अप एंड डाउन्स वाली, वो सब गायब हो जाएंगी, है कि नहीं है। अब चलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे दो भाई, पीयर ट्यूटरिंग होना चाहिए, टीम बेस्ड एक्टिविटीज, ताकि लोग डाइवर्सिफाई हो, बच्चे डाइवर्सिफाई होकर एक्शंस ले और सोशल स्किल्स अच्छा हो उनका। एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है हैप्पीनेस करिकुलम, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में चलाई जाती है, कि एक क्लास रखा जाता है हैप्पीनेस क्लास, जहाँ पर बच्चों को हंसाया जाता है, बातचीत कराने के लिए सोशल स्किल्स डेवलप कराई जाती हैं, है ना। तो इससे जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्चों का सोशल लेवल पर, वो विकसित होता है। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस, की भाई अपने कमी को जानो और फिर उसको सुधारने का कोशिश करो। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका भी होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपनी कमजोरी प्रतीत नजर आती है, इसलिए बहुत सारे लोग डर के भाग जाते हैं, मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन जो इसके रेगुलर होते हैं उनको अब पता चलने लगता है कि भाई हाँ, ये सब दिमाग का ही खेल है, माइंडसेट का ही खेल है, जो भी हम डिस्क्रिमिनेशन सब करते हैं माइंडसेट का ही खेल है, और इसे दूर करना है तो हमें अवेयरनेस एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी लाना पड़ेगा। अवेयरनेस आ गई तो फिर आप अगली बार गलत एक्शन को करने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। ओके, फिर होता है अपने थॉट्स को पेन करना, यानी कि लिखना।
उसके बाद टीचर्स एंड स्टाफ्स को एम्पावर करना। पता चला टीचर एंड स्टाफ ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स जो भारत में हैं, कुछ कुछ वायरल वीडियो भी सामने आई थी जहां पर डिस्क्रिमिनेशन करते हुए दिखा गया था। ठीक है, तो पहले तो टीचर सबको ही एम्पावर करना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करिए। ओके, तब जाके अब बच्चों में वो इनकलकेट होगा। उसके बाद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना है इसमें, और कुछ बात हो नहीं रही है, बस आप समझिए कि जो स्टेक होल्डर्स है ना, एक एक स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं, टीचर्स के लेवल पर, पेरेंट्स के लेवल पर। उसके बाद देखिए यहाँ फीडबैक सिस्टम है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो इनिशिएटिव लिया उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस पर कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इसमें आप देख लीजिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन प्रमोट किया जा रहा है इसके अंतर्गत, विथ फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट की क्या सब्जेक्ट हम चूज करें, एंड कैरियर काउंसलिंग जैसे भी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, जैसे सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। अब कोई प्रोजेक्ट आ गया, अब प्रोजेक्ट में वो अगर बायस हो गए तो भाई कल को उस प्रोजेक्ट से कुछ नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट को, लोकल इनहेबिटेंट्स को, है कि नहीं है। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ असेसमेंट जरूरी होती है। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करने की जरूरत है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तभी आता है जब जो एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं दूसरे इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट खा जाता है, तभी आएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद एंटिसिपेटिंग द नीड्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द नीडी, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें एक अच्छा लीडरशिप डेवलप करने में मदद करता है, विच इज इंक्लूसिव एंड कॉन्सिडरेट। ओके, एंड टीम स्पिरिट को ये अपहोल्ड करता है, एफिकेसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द टीम को स्ट्रेंथन करता है। ओके, उसके बाद बिल्डिंग इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि जो भरोसा है वो ट्रस्ट को बिल्टअप करने वाली होती है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपका ट्रस्ट भी बिल्टअप करेगा। ओके, वाया सोशल मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है आईएएस फैज अहमद मुमताज, ये एजुकेशन और लाइब्रेरीज की मदद से जो आपका जामतारा विच इज नॉन फॉर द साइबर क्राइम हब, इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस किए जा रहे हैं, और शिक्षा पद्धति सब प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो यहाँ के लोकल एविडेंट्स हैं साइबर क्राइम के चंगुल में ना फंस जाएं। ओके, तो ये हमने देखा फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया लेकिन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर मिली होगी इस टॉपिक की। अब बात करते हैं एक केस स्टडी के बारे में, ठीक है, और ये केस स्टडी मैं आपको समझा देता हूँ और पॉज करके आप सॉल्व करिएगा, और फिर तब जाके आप ऑन करिएगा वीडियो और देखिएगा कि आपने उन सब चीजों को एड्रेस किया कि नहीं किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट स्कूल, उम्मीद करते हैं आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो जब रेगुलर इंस्पेक्शन आपने किया तो आपने पाया कि इनफॉर्मल सेग्रीगेशन किया जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच बेस्ड ऑन कास्ट लाइन्स, यानी कि क्लास में बच्चे आ रहे हैं तो अपने जाति के आधार के साथ बच्चे बैठ रहे हैं इनफॉर्मली। स्कूल में कोई ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है लेकिन बच्चे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर फॉर्मिंग पीयर ग्रुप्स विद सिमिलर कास्ट स्टूडेंट्स, एंड जो आपके लोअर कास्ट होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। और जब आपने इस मुद्दे को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस किया तो ये चीजें और ज्यादा कंफर्म हो गई कि हाँ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें दिख रहा है, बच्चों में इनकलकेट होते हुए दिख रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके नियर बाय विलेज से आते हैं जहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट है वहाँ के सोसाइटी में। तो अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और रीजंस भी दीजिए। अब थोड़ा सा आपको पॉज करना है, उसके बाद देखिए एक बार बढ़िया से केस स्टडी पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इश्यू बताएंगे कि हाँ भाई ये जो हम केस स्टडी देख रहे हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कास्ट
discrimination in the schools that may impact the children in the long term। ये आप थोड़ा सा बताएंगे, ओवरव्यू देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या स्टेप्स आप लेंगे कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो स्कूल्स में। तो यहाँ पर एक तो चीज है कि जो विलेजेज है जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहीं से ये चीजें बच्चे सीख रहे हैं और क्लास में हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करिए कि भाई वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इन सब इवेंट्स में शामिल हैं। तो एक तो आप देखेंगे कि स्कूल के लेवल पर है, ओके। दूसरा है आपका टीचर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स। तीसरा है आपका विलेज, चौथा है आपका पेरेंट्स, पांचवा है स्टूडेंट्स। तो क्या एक्शन लेंगे? तो सबसे पहले हम चलते हैं स्कूल के लेवल पर। तो स्कूल के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी बच्चे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एंटी कास्ट डिसिप्लिन हम स्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे स्कूल में। एक बात ये हो गई, तो ये तो चलो हो गया एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। दूसरा है हम सोशल कल्चर प्रमोट करें, यानी कि बच्चों के बीच हम गेम्स कोऑर्डिनेट करें, डिबेट ऑर्गेनाइज करें और कुछ सोशल इंटीग्रेशन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें, जिससे जो बच्चे हैं ना जब वो उनको ग्रुप में रखा जाए तो इंटरमिक्सिंग हो जाए। ये ना हो कि भाई ये कास्ट वाले एक साथ आ रहे हैं, ये कास्ट वाले एक साथ आ रहे हैं, तो इंटरमिक्सिंग हो जाए और फिर बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के बीच एक इमोशनल फीलिंग डेवलप होगी दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन रिड्यूसिंग द कास्ट बायसनेस और द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों को लगने लगेगा भाई ये सब तो हमारे ही जैसे हैं, तो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक तो ये हो गया, ओके। अब चलते हैं टीचर के लेवल पर क्या होगा, क्योंकि टीचर भी तो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं। भाई जो भी टीचर्स हैं लेट से 6-7 घंटे बच्चे क्लासेस में रहते हैं, तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है। तो टीचर्स क्या करेंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव या अफर्मेटिव एक्शन। जैसे जो आपके सो को लोअर कास्ट के बच्चे होंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा और कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्लास में करवाई जाए जिससे लोअर कास्ट या फिर अपर कास्ट वाला जो डिस्टिंक्शन है वो बच्चों के बीच ना रहे, ओके। और इसके लिए टीचर्स को भी सेल्फ अवेयरनेस होने की जरूरत है कि भाई हाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक समस्या है, तभी वो जाके चिल्ड्रन में अवेयरनेस ला सकते हैं। और ये कैसे आएगा? बाय इनकलकेटिंग इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग द चिल्ड्रन। और एक और तरीका हो सकता है कंप्लेंट बॉक्स क्लास में रख दी जाए ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको ये सब गतिविधियां फेस करनी पड़ती है वो कंप्लेंट डाल सके और फिर उस पर एक्शन लिया जा सके। ये तो हमने टीचर के पर्सपेक्टिव पर देखा। उसके बाद देखिए पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव पर, क्योंकि अब यहाँ पर देख रहा है कि भाई विलेजेस से बच्चे आ रहे हैं और उस विलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो एक तो ये है कि भाई रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए और जब पेरेंट्स आए तो उनको अवेयरनेस किया जाए इन सब सिनेरियो के बारे में, उनको बताया जाए कि भाई ये जो है कानूनी रूप से गलत है और इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पर, समाज पर, देश पर क्या होगा। तो अवेयरनेस से चीजें सुधर सकती है, मतलब कि इनके अंदर भी हम अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का स्किल इस्तेमाल करके इनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रांसफ्यूज कर दे। सिंपल सा मतलब हुआ। स्टूडेंट के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि हम सोशल बिहेवियर अवार्ड्स दे सकते हैं इन द क्लासेस। भाई जो क्लासेस में सोशली अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, इक्वलिटी प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर हम उन्हें अवार्ड दे दें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे प्रेरित होंगे टू नॉट डू डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इंसेंटिव तो सबको पसंद होती है। जब आप जॉब करते हैं तो आपको भी लगता होगा कि भाई हमें इंसेंटिव्स मिले, है कि नहीं है? तो बच्चों को भी वो चीजें पसंद है। तो ये पूरा मुद्दा हमने डिस्कस किया है। आप देखिए एक इथिक्स को डिस्कस करने में हमें 1 घंटा लग गया, मतलब 1 घंटा नहीं तो कम से कम 40 मिनट तो लग ही गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इलोबरेट कर दिया इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा हम कंसाइज करेंगे, ओके। जो दूसरा टॉपिक है आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इन टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स। ये टॉपिक काफी ज्यादा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है,
क्योंकि आप यूट्यूब पर होंगे, इंस्टा पर होंगे, फेसबुक पर होंगे, वहाँ पर आपको वेरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, एक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूबर्स मिल जाते हैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं और आप उनके कंटेंट से प्रभावित होते हैं। अगर कोई ब्रांड का वो प्रचार कर रहे हैं तो आप उस ब्रांड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, पहले बात तो ये बताइए। बिल्कुल कर रहे होंगे। तो अब आप हमें बताइए कि आप जब ये सब चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके ओपिनियंस आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनकी विचारधारा आपके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके इंटरेस्ट उनके बताए गए इंटरेस्ट पर से प्रभावित है कि नहीं है, आपका परचेजिंग डिसीजन उनके बताए गए एक्शन या डिसीजन पर आधारित है कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ सर जी हाँ, यही तो बता रहे हैं आपको, यही है सोशल इन्फ्लुएंस। ओके, और यही है परसुएशन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि भाई जो पब्लिक है या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर एक्टर्स है, आप कुछ भी कह लीजिए, इनमें कि आपको प्रभावित करते हैं, आपके ओपिनियंस को प्रभावित करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं, और आप जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उसको चेंज करते हैं। जैसे आप हो सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कोई क्लास ले रहे हैं, तो पहले जब आपने क्लास नहीं लिया तो हो सकता है आपका ग्रीट करने का तरीका कुछ और, एक्ट करने का तरीका कुछ और हो, खाने का तरीका कुछ और हो। लेकिन आप जब पीडी किए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किए, या फिर कुछ ऐसे लोगों से मिल लिए जहां आपको लगा कि नहीं ये भाई बड़े आदमी है, इनका बिहेवियर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आपने एक्सेप्ट किया, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका सोशल इन्फ्लुएंस, आम भाषा में यही होता है। दूसरा है आपका परसुएशन। परसुएशन का मतलब ये हुआ कि आप किसी को मना रहे हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने में, मतलब यू आर डूइंग द एफर्ट टू चेंज द अनदर पर्सन्स बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस। ओके, और एग्जांपल्स आप हमें बताइए परसुएशन के क्या होंगे। जैसे फेसबुक पर कोई आपके दोस्त ने अच्छा खासा इंटरेस्टिंग फोटो डाल दिया घूमने का, आप प्रभावित हो गए, अच्छा हमें भी घूमना चाहिए, अच्छा खुशियां ऐसे आती है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये जो यूट्यूब पर कभी कभी आप देखते होंगे जो पागलपंती वाले वीडियो आते हैं, गाली गलौज वाला वीडियो आता है, ठीक है, या सिगरेट पीना, गुटखा चबाना, ये सब को प्रमोट किया जाता है, शराब कल्चर को प्रमोट किया जाता है। क्या है ये, इनडायरेक्टली परसुएशन ही तो है कि आपके बिहेवियर को हम चेंज करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ गलत गलत चीजें ही स्प्रेड होती हैं, अच्छी चीजें भी स्प्रेड होती है, दोनों चीजें है ना। तो बून और बैन वही बात हो जाती है, अच्छा या बुरा। तो दोनों चीजें यहाँ पर है, आप क्या कंज्यूम करते हैं, क्या बिहेवियर में इनकलकेट करते हैं, उससे डिसाइड होगा कि आप भाई इनके प्रभाव में आएंगे, कितना आ रहे हैं, अच्छे में आएंगे या बुरे में आएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने ये आपको बता दिया। बाकी मेजर टाइप्स हैं कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी में क्या होता है, इसमें जो दूसरे व्यक्ति एक्शंस ले रहे हैं उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। जैसे बॉलीवुड में पता चला कि भाई अच्छी खासी फटी जीन्स पहनी जाती है, तो ठीक है उसको ले आओ मार्केट में, चलना शुरू हो जाता है। हेयर कट आपको रखना है पूरा एकदम बड़े बड़े बाल, ले आओ मार्केट में, वो हो गया कन्फर्मिटी हो गया। ओके, एक है कंप्लायंस, मतलब रिक्वेस्ट किया गया और उसके बाद आपने उस कार्य को किया, तो ये हो गया आपका कंप्लायंस, कि आप बात को मान रहे हैं। चिल्ड्रन क्लीनिंग हिज या हर रूम एज पेरेंट्स रिक्वेस्ट। आप कोई जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल दीजिए, आप अपना अनुभव वाला एग्जाम्पल्स लिखिए, बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एथिक्स में आपका परसेप्शन ही तो समझा जाता है, पूछा जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओबिडेंस में बस वही है कि ऑर्डर आ जाता है, एक बार ऑर्डर दिया उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज आया। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए सिनेमा घर में और वहां पर आप मोबाइल लेके फोटो खींचने चले गए, वीडियो बनाने चले गए, लेकिन जो गार्ड है उन्होंने ऑर्डर किया द वीडियो इज नॉट अलाउड, आप नहीं करेंगे फिर,
यहाँ पर आपका ओबीडियंस आ गया, है ना, रूल्स रेगुलेशंस। तो परसुएशन हमने बता दिया। परसुएशन में बहुत सारे टेक्निक यूज होती है। आई कैचिंग फोटोज, ये जो थंबनेल आप देखते हैं यूट्यूब पर, जो आकर्षण टाइटल देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, क्या है ये? आई कैचिंग फोटो। उसी से तो आप क्लिक करते हैं और फिर आप आते हैं वीडियोस, इंटरेस्टिंग स्टोरी, सोशल प्रूफ। अब आप समझिए कि इन सब में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं और फिर उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इन सब स्टेक होल्डर्स को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एक तो है सिटीजन्स, तो इनके क्या रोल या इंटरेस्ट है? तो इनको भाई सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, अब तो डिजिटल ही चाहिए। क्वालिटी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, अच्छा वीडियो क्वालिटी चाहिए, कॉमेडी अच्छा वीडियो चाहिए, इंटरटेनमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, डाटा प्रोटेक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि भाई अगर ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। सोसाइटी में देखिए सोशल कोहेशन, यानी कि सामाजिक एकता डिमांड करती है सोसाइटी। डेमोक्रेटिक पब्लिक डिस्कोर्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को एड्रेस किया जाए। मार्केट लेवल पर तो यही चाहेंगे कि भाई मार्केट में फेयर कंपटीशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से। ओके, डाटा ड्रिवन बिजनेस इंसाइट्स, यानी कि डाटा के आधार पर जो है आपका बिजनेस जो है गवर्न होता हो, चलता हो। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या है कि भाई कंज्यूमर का इंटरेस्ट, क्योंकि आप डिजिटल कंटेंट भले ही देख रहे हैं तो आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं ना, आपको भाई उल्टा पुल्टा कंज्यूम करवा दिया जाए, आपका माइंड वॉश करवा दिया जाए, तब तो आपकी फैमिली की सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाई गवर्नमेंट पर अलग से बर्डन आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा टू एड्रेस द मेंटल इश्यू, टू एड्रेस द डिजीज, अगर आप बीमार पड़ गए, है कि नहीं है? तो इसलिए कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अलोंग विथ विदाउट हिंडरिंग क्रिएटिविटी एंड बिजनेसेस। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन करना जरूरी है। आप देखिए ना, ये जो टिकटॉक सबको जो बैन किया गया, किस लिए बैन किया गया था? सब नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पर ही था। ठीक है, सोशल मीडिया में क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी मिले, ऐसा नहीं कि भाई वायलेंस पे वायलेंस दिखा रहे हैं। तो इससे बच्चे अगर देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा? जितना चीज ज्यादा एक्सपोज होता है, जो भी व्यक्ति जिस चीज के लिए एक्सपोज होता है वो चीज उसके अंदर आती है। तो अगर आप लगातार वायलेंस 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 के लिए एक्सपोज हो रहा है, वायलेंस फिल्म देख रहे हैं, है ना, तो आपका भी जो बिहेवियर है धीरे धीरे बनने लगेगा। आपने शायद इसको ऑब्जर्व जरूर किया होगा। ओके, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी अब कर रहे हैं तो इसमें एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग सब आ जाती है। आप जब भी कोई मुद्दे देखते होंगे, सुनते होंगे, तो डायरेक्ट क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग की सवाल जवाब आपके दिमाग में दौड़ने लग जाती होंगी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर के नाम पर क्या है? क्रिएटिव फ्रीडम, मोनेटाइजेशन ऑफ पर्सनल ब्रांड एंड पार्टनरशिप विद द एडवर्टाइजर्स एंड ब्रांड्स। आजकल तो होते ही है, पार्टनरशिप कर लिए जाते हैं। अब बात करते हैं हाउ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स आर अशरिंग प्रोग्रेसिव सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस कैसे ला रहे हैं। एक तो आप देखिए प्रोग्रेसिव सोशल नॉर्म्स, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से आप क्या देख रहे हैं कि जो भी आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो भी अब इन प्लेटफॉर्म पर आके अपनी आवाज उठाते हैं, अपने कंसर्न्स को रेज करते हैं। या फिर अगर किसी वल्नरेबल या मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर कुछ घटना घटित हुई तो उसको एक्सपोज किया जाता है सोशल मीडिया पर, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। अभी जो आपका कलकत्ता केस हुआ, कलकत्ता रेप केस, सोशल मीडिया में कितना ज्यादा इन्हें हाईलाइट किया गया और तब जाके गवर्नमेंट प्रेशर में आई, फिर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, रूल्स रेगुलेशंस बना रही है कि नहीं है? और भी बेस्ट बहुत सारे कैंपेन है जो आप लिख सकते हैं। मी टू कैंपेन आप देख लीजिए, ब्लैक लाइव्स मैटर। उसके बाद इन्फ्लुएंसर जो है अब वो एक नए मार्केटिंग चैनल के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कि किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। ओके, जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में जो आपके चहेते कलाकार हैं, चाहे यूट्यूबर्स हो चाहे एक्टर्स हो, तो उनसे प्रचार प्रसार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ये यूज करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसीलिए अच्छा है, हम भी यूज करेंगे। ओके, उसके बाद प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स डाइवर्स कम्युनिटीज एंड चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स। महिलाएं हैं वो भी इन प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं, जो आपके फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो भी एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में यहाँ पर आते हैं।
है ना, उनके सक्सेस स्टोरीज को दिखाई जाती है, तो इससे एक मोटिवेशन भी हाई चलता है, इंस्पिरेशन भी लोगों की बढ़ती है। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है अब लोगों लोगों तक पहुंच रहा है वाया वेरियस प्लेटफॉर्म्स, रीजनल लैंग्वेजेज में आपके न्यूज पहुंच रहे हैं, तो और ज्यादा पीपल अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के प्रति। एक एग्जांपल भी दिया जाता है उत्तर प्रदेश का डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, जिसमें क्या आया था कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है गवर्नमेंट के स्कीम्स को प्रमोट करेंगे, लोगों के बीच फैलाएंगे, तो उनको इनाम दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, है ना। लेकिन बात करते हैं कि क्या सब कुछ सही है? नहीं, सब कुछ सही नहीं है, हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, अब जो एक्टर्स हैं या फिर फेमस यूट्यूबर्स हैं उनके डीप फेक एआई वीडियो बना दिए जाते हैं, उसके माध्यम से गलत चीजें स्प्रेड की जाती है। ओके, तो उससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द व्यूअर्स प्रभावित होते हैं, और कभी कभी तो ये भी होता है कि जो रियल में आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी गलत प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, है ना। क्यों? उनको पैसे मिलते हैं, जैसे आपका गुटखा, पान मसाला, शराब, ठीक है, कुछ कुछ काफी अच्छे आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्हें प्रमोट करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए मेंटल हेल्थ इश्यू, सेल्फ कंपैरिजन हम करने लग जाते हैं कि भाई अच्छा देखो वो कितना अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा वो कितना अच्छा होटल में रह रहा है, वो कितना अच्छा लोकेशन पर घूमने जा रहा है, हमें भी जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब ये बुरी चीजें नहीं है, लेकिन एक प्रकार से साइकोलॉजिकल बर्डन आपके पास आ जाता है ना। और ये भी देखा जा रहा है कि अब जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखने का जो चलन पड़ गया है, अटेंशन स्पैन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, वो घटता जा रहा है। पहले लोग एक एक दो दो घंटे, तीन तीन घंटे एक साथ बैठ के क्लास कर लिया करते थे, अभी भाई 60 सेकंड के शॉर्ट्स के वीडियो देखकर बोर हो जाते हैं। चिल्ड्रन पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है? गहरा पड़ रहा है। अब तो बचपन से ही माता पिता जो अवेयर नहीं होते हैं मोबाइल फोन एडिक्शन के, मोबाइल फोन थमा देते, लो भाई हमें तो तुम माफ करो, तुम मोबाइल देखो, हम अपना फुर्सत में काम करेंगे। ऐसा बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है। तो इससे बच्चों का फिजिकल हेल्थ तो प्रभावित होगा, बच्चे अब पैक हो गए, वर्चुअल वर्ल्ड में पैक हो गए, फिजिकल वर्ल्ड में जाना आना हो या नहीं, बाद में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों में। उसके बाद रेडिकलाइजेशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जैसे आपके बहुत सारे जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पर्सन के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो इट कैन बी थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल। उसके बाद थ्रेट टू द ब्रांडिंग, कभी कभी क्या होता है कि जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं किसी ब्रांड के ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं, है ना। कभी कभी ये बोलेंगे भाई ये प्रोडक्ट बहुत खराब है, इसको मत यूज करना। अब जो फॉलोवर्स है वो तो उससे राजी हो जाएंगे, तो इससे भाई प्रोडक्ट के ट्रस्ट पर भी असर पड़ जाता है। ओके, तो अब स्टेप्स क्या लिया जाना चाहिए? आप देखिए यहाँ पर एक तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइंस जो है वो लाई जाए कि भाई आप जब प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करेंगे तो ऐसा ना हो फेक मार्केटिंग हो। अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमंग द पीपल्स वो बढ़ाई जाए। उसके बाद एंटी रेडिकलाइजेशन नैरेटिव्स को डेवलप करना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर रेडिकलाइजेशन की भावना ना पहुंचने लगे। उसके लिए क्या है कि जो भाई एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है उस सबको रेगुलेट करो, कंट्रोल करो, और ये देखो कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फ्लो हो रहा है। एआई डी फेक वीडियो जो रियल नहीं है उन सबको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद लिमिटेड स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, उसके लिए आप देखिए स्वदेशी हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि स्वदेशी नहीं स्वीडिश, जो स्वीडन है ना, स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटीज ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कम किया जाना चाहिए। इंडिया का क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? एक तो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इन्होंने गाइडलाइन जारी किया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड इंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज किया है फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स। भाई हेल्थ एंड वेलनेस में आप कुछ चीज़ें प्रमोट करते हैं या फिर उसको दिखाते हैं तो कुछ गाइडलाइंस आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हेल्थ एंड वेलनेस
अब पता चला कि भाई कुछ ऐसा दवाई और केमिकल प्रमोट करने लगे जिसका हेल्थ पर गहरा बुरा प्रभाव पड़ता है, तब तो हो गया बल्ले बल्ले। उसके बाद देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने नया नॉर्म्स लाया टू रेगुलेट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जो फाइनेंशियल तरीके से लोगों को आकर्षित करते हैं, भाई इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, करोड़पति बन जाओगे, माला माल बन जाओगे। इसके कारण फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है लोगों के बीच में, ठीक है। और आजकल ये तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का काफी ज्यादा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने गाइडलाइंस इश्यू किया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वैसे तो बहुत सारे 3-4 याद रखिए, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी है आपका, हम आपको समझा देते हैं, पॉज करके आप जरूर इसे सॉल्व करिए, तभी पता चलेगा कि आप कितनी गहराई से कंसेप्ट को समझें। और रिक्वेस्ट है, इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप इसे जरूर सॉल्व करें। रिसेंट ईयर्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और उसके कारण एक न्यू कैटेगरी ऑफ पब्लिक फिगर्स निकल कर आ रही हैं, जिसको हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। अब इनका सिग्निफिकेंट फॉलोवर्स हो गया है प्लेटफॉर्म पर, लाइक यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। और इनके जो इन्फ्लुएंस है, ये कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, तो इसका प्रभाव लोगों के ओपिनियंस, कंज्यूमर इंटरेस्ट, परचेजिंग डिसीजंस पर हमें देखने को मिलता है अक्रॉस वेरियस डोमेन्स लाइक फैशन, हेल्थ, म्यूजिक। तो इन द लाइट ऑफ द अबव, क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सोसाइटी पर, अभी हमने डिस्कस किया। आप बिना देखे हुए पॉइंट जनरेट करने का कोशिश करिए, जरूर करिए, तभी आपके अंदर फिट बैठेंगे कंसेप्ट। अब दूसरा है इथिकल कंसिडरेशंस क्या है दैट शुड गाइड द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कि भाई अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना चाहें तो कौन से इथिकल ग्राउंड्स पर हम उन्हें रेगुलेट करें। तो इसमें भी थोड़ा सा सोचना है, हालांकि हमने आपको बता दिया, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं कि क्या एथिकल कंसिडरेशन होते हैं। एक तो एक भाई प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन, ओके। दूसरा है इन्फ्लुएंसर बायसनेस, पता चला कि इन्फ्लुएंसर का अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में मॉनेटरी इंटरेस्ट हो, है ना, फेमस होने का इंटरेस्ट हो, तो ये भी एक होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फिर राइट टू फ्रीडम एंड हार्म रिडक्शन, की एक तरफ भाई फ्रीडम है एक तो कंटेंट क्रिएटर की, तो कंटेंट क्रिएट करे, दूसरा जो कंटेंट व्यूअर है कि कंटेंट व्यू करे, चाहे जो भी व्यू करना हो, लेकिन दूसरी तरफ है कि हार्म रिडक्शन, कि ऐसा भी कंटेंट ना आए, ऐसा भी कंटेंट लोग ना देखें कि उसके कारण लोगों के घरों में क्लेश होना शुरू हो जाए, लोगों की जो भी पूंजी है वो सब पता चला ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग में खत्म हो जाए, है कि नहीं है। ये सब चीजें हैं, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स 1 घंटे में लगभग हमने 3 केस स्टडी, क्योंकि एक हमने आपको केस स्टडी डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ बताया भी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा गया। उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जरूर, वो हमने आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, जो बाकी के बचे हुए मैगजीन्स के पार्ट्स हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो जो मेजर पोर्शन है हमने वो कवर कर दिया है, सो डोंट वरी, हमने आपको बोला है कि कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। आपको अगर लगता है कि हम कुछ आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज़ आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो ज्वाइन बटन है यूट्यूब का, आप उसे ज्वाइन करिए। मंथली ₹31 का ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इससे हमें भी कुछ मदद मिल जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।